वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट शेयर जरूर करें। तेरे इश्क पर जान कुर्बान भाग 9। सुधा की बातों को सुनकर करण गुस्से में फिर से अपने पंचिंग बैग पर मुक्के मारने लगा। सुधा उसे इस तरह परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। करण की बाह पर लगी चोट से खून बहने लगा पर उसके हाथ नहीं रुके, जैसे उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। तभी वहां बलदेव आ गए। आते ही उन्होंने गुस्से में करण से कहा, करण रहेजा बहुत खतरनाक इंसान है, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? करण ने अपने हाथ रोक लिए और बिना उनकी ओर देखे कहा, मैंने आपसे पुलिस स्टेशन में ही कहा था कि कुछ नहीं हुआ है मुझे डैड। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं और रहेजा से कैसे निपटना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। तभी फर्स्ट बॉक्स लिए शालिनी भी वहां आ गई। बलदेव ने गुस्से में करण के सामने आकर कहा, करण तुम्हारी बांह से खून बह रहा है। बलदेव के इतना कहते ही करण ने अपनी बांह की ओर देखा जिसमें से खून बह रहा था। शालिनी ने बिना कुछ करे करण की दूसरी बांह पकड़ी और उसे वहां रखी एक चेयर पर बैठाया। वो खुद भी उसी कुर्सी के पास रखी दूसरी कुर्सी पर बैठी और उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स खोला और करण की चोट को डेटॉल से साफ करने लगी। करण को जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था, वो अभी भी मधु के बारे में सोच रहा था। बलदेव गुस्से में करण से कुछ कहने ही वाले होते हैं कि शालिनी उन्हें इशारा करके कुछ न कहने को कहती है। बलदेव गुस्से में वहां से चले गए। बलदेव को गुस्से में देखकर सुधा भी उसके पीछे। शाकिरन की पोर्ट साफ करते हुए कहा, करण कुछ दिनों में तेरी शादी होने जा रही है, इसलिए तू अपने अतीत को भूल जाए, इसी में तेरे और रिद्धिमा की भलाई है बेटा। इतना सुनकर करण ने हैरानी से अपनी मां की ओर देखा। शालिनी ने बिना उसकी ओर देखे उसकी चोट पर पट्टी बांधते हुए फिर से कहा, करण जो उस लड़की ने तेरे साथ किया था उसके किए की सजा तू हर उस लड़की को तो नहीं दे सकता न, जो तेरी जिंदगी में आएगी। मैं किसी लड़की को सजा नहीं दे रहा हूँ मम्मा, क्योंकि मैं अब जिंदगी में दोबारा किसी लड़की को मौका ही नहीं दूंगा मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने का। करण ने गुस्से में कहा, तो फिर रिद्धिमा से शादी क्यों कर रहा है? शालिनी ने करण की ओर देखकर पूछा। ये सुनकर करण गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और उसने शालिनी की ओर पीट करके कहा, जवाब आप जानती हैं मम्मा। शालिनी मुस्कुराते हुए करण के सामने आकर खड़ी हुई और उसने बहुत प्यार से करण के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, करण तू जानता है न कि तेरी मम्मा की सारी दुनिया तुझ में बसती है। तू जान है मेरी, तुझे तकलीफ होती है तो मुझे भी दर्द होता है बेटा, इसलिए अगर अपनी मम्मा के लिए खुद को संभाल और अतीत के अंधेरों से बाहर निकल आ। करण भूल जा सब कुछ करण और एक नई शुरुआत कर। करण ने अपनी दोनों हथेलियों से शालिनी की हथेलियों को पकड़कर हटाते हुए कहा, जो काम मेरे बस का नहीं है मम्मा, प्लीज वो करने के लिए मुझसे मत कहिए प्लीज। जब तक मैं उसे ढूंढकर उससे ये नहीं जान लेता कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, मैं न ही चैन से जी पाऊंगा और न ही कभी मुस्कुरा सकूंगा। ये सुनकर शालिनी परेशान हो गई और उसने करण से कहा, करण वो लड़की तेरा अतीत थी और रिद्धिमा तेरा आने वाला कल है। तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू अपने गुजरे हुए कल की वजह से किसी के आने वाले कल को बिगाड़ दे। अभी भी वक्त है, अगर तू शादी नहीं करना चाहता तो ये शादी अभी भी रोकी जा सकती है। कहीं ये शादी तेरे दर्द को और न बढ़ा है, और अगर ऐसा हुआ तो तेरी मम्मा से तेरी तकलीफ देखी नहीं आएगी, नहीं देखी जाएगी मुझसे। इतना कहा शालिनी रोने लगी। अपनी मम्मा को इस तरह रोते देख करण ने खुद को संभाला और अपनी मम्मा की हथेली पकड़कर बोला, मम्मा रिद्धिमा से शादी करने का फैसला मैंने किसी दबाव में नहीं लिया है, अपनी मर्जी से मैंने इस शादी के लिए हाँ की है, इसलिए मैं इस शादी को जरूर निभाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से रिद्धिमा को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है करण, मुझे सिर्फ मेरे बेटे की खुशी चाहिए, तेरी खोई हुई मुस्कुराहट चाहिए, शालिनी ने करण की ओर देखकर कहा। करण ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा को अपने सीने से लगाकर कहा, मेरी मुस्कुराहट तो आप हो मम्मा, आप मेरे पास होती हो तो मैं हमेशा खुश होता हूँ। ये सुनकर शालिनी के रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। करण ने अपनी गम्मा के आंसू पोंछकर कहा, मम्मा प्लीज आप मेरी इतनी फिक्र मत किया करो, मैं जैसा हूँ वैसा ही बहुत खुश हूँ। सच में? शालिनी बहुत प्यार से करण को देखने लगी। अच्छा अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर करण ने अपनी मम्मा के माथे पर किस किया और वहां से चला गया, पर शालिनी वही खड़ी करण के बारे में सोचने लगी और उसने रोते हुए कहा, वो लड़की खुद तो चली गई पर साथ में मेरे बेटे की सारी खुशियां भी ले गई। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ बेटा, इसलिए मैं तेरी जिंदगी में रिद्धिमा को नहीं चाहती, क्योंकि रिद्धिमा वो लड़की नहीं है जो तेरे लिए बनी है।
मैं तेरे लिए एक ऐसी लड़की चाहती हूँ जो तेरे गुस्से के पीछे छिपी तेरी तकलीफ को समझ सके, जो तुझे समझ सके, तेरी हर सांस में छिपे दर्द को महसूस कर सके, जो तेरे न चाहते हुए भी तुझे इतना प्यार दे। अगर तू ये शादी नहीं करना चाहता तो ये शादी अभी भी रोकी जा सकती है। कहीं ये शादी तेरे दर्द को और न बढ़ा दे, और अगर ऐसा हुआ तो तेरी मम्मा से तेरी तकलीफ देखी नहीं जाएगी, नहीं देखी जाएगी मुझसे। इतना कहकर शालिनी रोने लगी। अपनी मम्मा को इस तरह रोते देख करण ने खुद को संभाला और अपनी मम्मा की हथेली पकड़कर बोला, मम्मा, रिद्धिमा से शादी करने का फैसला मैंने किसी दबाव में नहीं लिया है। अपनी मर्जी से मैंने इस शादी के लिए हाँ की है, इसलिए मैं इस शादी को जरूर निभाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से रिद्धिमा को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है करण, मुझे सिर्फ मेरे बेटे की खुशी चाहिए, तेरी खोई हुई मुस्कुराहट चाहिए, शालिनी ने करण की ओर देखकर कहा। करण ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा को अपने सीने से लगाकर कहा, मेरी मुस्कुराहट तो आप मम्मा, आप मेरे पास होती हो तो मैं हमेशा खुश होता हूँ। ये सुनकर शालिनी के रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। करण ने अपनी मम्मा के आंसू पोंछकर कहा, मम्मा प्लीज आप मेरी इतनी फिक्र मत किया करो, मैं जैसा हूँ वैसा ही बहुत खुश हूँ। सच में, देखने लगी शालिनी बहुत प्यार से करण को। अच्छा, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर करण ने अपनी मम्मा के माथे पर किस किया और वहां से चला गया, पर शालिनी वही खड़ी करण के बारे में सोचने लगी और उसने रोते हुए कहा, वो लड़की खुद तो चली गई पर साथ में मेरे बेटे की सारी खुशियां भी ले गई। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ बेटा, इसलिए मैं तेरी जिंदगी में रिद्धिमा को नहीं चाहती, क्योंकि रिद्धिमा वो लड़की नहीं है जो तेरे लिए बनी है। मैं तेरे लिए एक ऐसी लड़की चाहती हूँ जो तेरे गुस्से के पीछे छिपी तेरी तकलीफ को समझ सके, जो तुझे समझ सके, तेरी हर सांस में छिपे दर्द को महसूस कर सके, जो तेरे न चाहते हुए भी तुझे इतना प्यार दे कि तू अपने अतीत की कड़वी यादों को हमेशा के लिए भूल जाए। एक ऐसी लड़की चाहती हूँ तेरे लिए जो तेरी हिम्मत बनकर तेरी साथ खड़ी रहे, तुझे कभी टूटने न दे, जिसके सामने तू अपना हर दर्द बयां कर पाए, जो तुझसे बिना किसी स्वार्थ के बहुत प्यार करे, बहुत। इधर रोहित अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा मधु के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने मधु का ही मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था। रोहित ने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, कमाल की लड़की है यार, पहले ही दिन दिल में एक स्पेशल जगह बना ली है। कुछ घंटों में ही ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे न जाने कब से नहीं देखा। रोहित, दादी माँ ठीक ही कहती थी कि मधु में कुछ बात तो है जो वो किसी को भी बड़ी आसानी से अपना बना लेती है। रोहित यही सब सोच रहा था कि तभी वहां गायत्री आ गई। रोहित को इस तरह अकेले में मुस्कुराता देख गायत्री ने रोहित से पूछा, क्या बात है बेटा, अकेले में किसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे हैं? मधु के बारे में, रोहित ने तुरंत कहा, पर अपनी दादी का चेहरा देखकर झेप गया, पर गायत्री मन ही मन बहुत खुश हो गई। रोहित ने बात बदलते हुए कहा, दादी माँ, मैं बस यही सोच रहा था कि इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी मधु में जरा भी गुस्सा और अहम नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। आपने ठीक ही कहा था कि मधु इतनी अच्छी है, एक राक्षस भी उसके आगे अपना दिल निकालकर रख दे। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते थे बेटा कि मधु आपको जरूर पसंद आएगी। रोहित ने गायत्री की दोनों बाहें पकड़कर उसे बैग पर बैठाते हुए कहा, सही कहा आपने, मुझे मधु बहुत पसंद आई, हम दोनों की बहुत जमने वाली है। मधु बहुत जल्द मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। गायत्री मुस्कुराने लगी। रोहित उनके पैरों के पास बैठा और बोला, वैसे दादी माँ, मैं ये सोच रहा था कि अगर करण की शादी मेरी बहन से नहीं हो रही होती तो मैं उसे मधु से जरूर मिलवाता, क्योंकि मधु से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मधु करण के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सुनकर गायत्री हैरानी से रोहित को देखने लगी तो रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा था दादी माँ, हमारी रिद्धिमा और करण की जोड़ी बहुत 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 अच्छी है, हमारी रिद्धिमा भी बहुत स्पेशल है। तभी करण उससे शादी के लिए आसानी से मान गया, और कमाल की बात तो ये है कि करण को बचपन से जानने के बाद भी रिद्धिमा भी उससे शादी करना चाहती है। गायत्री ने रोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, अब हम तो बस ये चाहते हैं कि ये शादी अच्छे से हो जाए, क्योंकि करण थोड़े अलग है पर दिल के बुरे नहीं है, अच्छे लड़के हैं वो, और रिद्धिमा उनके साथ बहुत खुश रहेगी। वो तो है, रोहित ने उनकी गोद में सिर रखते हुए कहा। गायत्री ने रोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत रात हो गई है बेटा, सो जाइए। रोहित ने उनकी ओर देखकर सिर हिला दिया तो गायत्री ने रोहित के माथे को चूमकर कहा, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट दादी माँ। रोहित के इतना कहते ही गायत्री उठकर चली गई।
उनके जाते ही रोहित जमीन पर ही लेट गया और उसने खुद से कहा, आई एम सॉरी दादी माँ, मुझे मधु के टॉपिक को दूसरी दिशा में घुमाना पड़ गया। पर पहली मुलाकात में किसी से प्यार होना मुश्किल है, पर फिर मधु की एक झलक देखने की इस बेचैनी को मैं क्या नाम दूं? ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये प्यार है या फिर अट्रैक्शन? समझना पड़ेगा। इतना कहकर रोहित ने जमीन पर बैठे हुए ही अपनी आंखें बंद कर ली। रोहित के कमरे के दरवाजे पर खड़ी ममता ने जैसे ही रोहित के मुंह से मधु को लेकर ऐसी बातें सुनी तो वो दंग रह गई और गुस्से में पलटकर अपने कमरे में चली गई। चेतन सो चुके थे, इसलिए ममता गुस्से में आकर बेड पर बैठ गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे तो सुबह ही लग रहा था कि ये लड़की मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही है। माँ पर तो जादू पहले ही कर दिया था इस लड़की ने, और अब एक ही दिन में मेरे बेटे पर भी जादू कर दिया। अच्छा हुआ जो ये लड़की खुद ही कुछ दिनों के लिए चली गई। अब मुझे कुछ भी करके उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने होंगे, वरना ये 2 कौड़ी की नौकरानी इस घर की मालकिन बन बैठेगी। इतना कहकर ममता ने गुस्से में रूम की लाइट्स ऑफ की और सो गई। रात के 2 बजे थे और मधु अपने बेड पर किताबें लिए बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी आरती अपने हाथ में दूध का ग्लास लिए उसके कमरे में आई। उसे देखकर एक बार फिर मधु थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो फिर से उससे कुछ ऐसा कहेगी जो उसे तकलीफ देगा। पर आरती ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दूध का ग्लास बेड के पास रखे टेबल पर रख दिया और जाने लगी। उसे जाते देख मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी दरवाजे तक पहुंचकर आरती के कदम रुक गए। उसने पलटकर मधु की ओर देखकर कहा, इसे पी लेना, क्योंकि तूने आज खाना नहीं खाया है, और जल्दी सो जाना। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये मैं अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ। वो तेरे पापा तेरे लिए परेशान हो रहे हैं और तेरी वजह से अब तक जाग रहे हैं। वो आराम से सो जाएं, इसलिए ये तेरे लिए लेकर लाई हूँ। थैंक यू, मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा तो आरती बिना कुछ कहे चली गई। उसके जाते ही मधु ने दूध का ग्लास उठाया और मुस्कुराते हुए दूध पीने लगी। उसने अपना दूध खत्म किया और अपनी सारी बुक्स उठाकर अपनी जगह रखी और सो गई। पर दूसरी तरफ करण अपने बेड से टिककर जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी जिसे वो गुस्से में पिए जा रहा था। उसने बोतल की ओर देखकर कहा, करण साहब, अपनी माँ के सामने झूठ बोलकर उनका दिल तो बहला दिया आपने, पर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तो यही है कि आप अपने अतीत से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते, कभी नहीं। इतना कहकर वो फिर से शराब पीने लगा और उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने उसे एक खूबसूरत लड़की का चेहरा नजर आने लगा और उसके कानों में उसकी आवाज गूंजने लगी। वो लड़की चीखते हुए कह रही थी, आई लव यू करण, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत, आई लव यू। करण ने घबराकर अपनी आंखें खोल ली और शराब की बोतल हाथ में लिए उठकर खड़ा हुआ और खिड़की की ओर बढ़ा। उसने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। आसमान में चांद को देखकर उसने कहा, आज मुझे इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता था अगर उस रुद्राक्ष ने मेरी जान नहीं बचाई होती, पर आपने ऐसा नहीं होने दिया। न जाने कहाँ से वो लड़की आई और पता नहीं कब उसकी अमानत मेरी जेब में आ गिरी। काश कि मैंने उसे न बचाया होता तो शायद आज मुझे भी इस दर्द से आज़ादी मिल गई होती। पता नहीं क्यों, पर पिछले 2 दिनों से वो लड़की बार बार मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और अब जब वो नहीं है तो उसका एहसास उस टेबल पर रखे रुद्राक्ष के रूप में मेरे साथ है। इतना कहकर करण ने शराब पीते हुए टेबल पर रखे उस रुद्राक्ष की ओर देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने उस रुद्राक्ष को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर अचानक अपना हाथ रोक लिया। करण ने अपना हाथ पीछे हटाया और कहा, इतने भी नशे में नहीं हूं कि महाकाल के इस आशीर्वाद को शराब पीकर हाथ लगाऊं। इतना कहकर करण ने अपने कदम पीछे लिए और कहा, पर एहसास शब्द से नफरत है, मुझे इंसान से उसका चैन छीन ले लेता है। ये शब्द इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे उस लड़की के एहसास से खुद को दूर करना होगा, उसे उसकी अमानत लौटानी होगी मुझे। इतना कहकर करण फिर से खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की पर बैठकर फिर से शराब पीना लगा। सुबह के 7 बजे थे और मधु आईने के सामने खड़ी अपनी चोटी बना रही थी। तभी मीरा ने आकर उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। मधु ने पलटकर उसकी ओर देखा। क्या बात है, तुसी तो आज टाइम से पहले ही आ गए। और ये सूट? मधु ने मीरा का दुपट्टा पकड़कर मुस्कुराते हुए पूछा तो मीरा ने तुरंत उसके हाथ से अपना दुपट्टा छुड़ाया और कहा, देख मधु, हम खजराने मंदिर जा रहे हैं, इसलिए बहुत हिम्मत करके मैंने ये सूट पहना है, इसलिए प्लीज मेरा मजाक तो बिल्कुल मत उड़ाना, समझी तू? मधु ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाकर कहा, बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनकर मीरा ने तुरंत कहा, और तू भी हमेशा की तरह बहुत 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 सुंदर लग रही है। वैसे तुझ पर पीला रंग कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है।
जानती हूँ, अब जल्दी कर, हमें मंदिर से वापस आते ही शिमला के लिए निकलना है। इतना कहकर मधु ने बैग पर रखा अपना दुपट्टा उठाया, उसे अपने गले में डाला और मीरा के साथ बाहर आई। उन्हें देखते ही चाय पी रहे मोहन ने कहा, जल्दी जाओ बेटा, आज बुधवार है, मंदिर में बहुत लंबी लाइन लगी होगी, तुम्हें कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। मधु ने मुस्कुराते हुए कील पर टंगा अपना बैग उठाया और बोली, बस पापा निकल ही रहे हैं। बाय। हाथ पकड़ा और दोनों वहां से चली गई। बाय अंकल, मीरा ने बाहर से चीखते हुए कहा। दोनों आकर मीरा की गाड़ी में बैठी। मीरा जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगी, रोहित ने आकर ठीक उसकी गाड़ी के सामने आकर गाड़ी रोक दी। मधु और मीरा दोनों ही रोहित को देखकर एक साथ हैरानी से बोली, रोहित जी। रोहित मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से बाहर आया तो मीरा और मधु भी तुरंत गाड़ी से बाहर आ गई। मधु ने रोहित के पास आकर पूछा, रोहित जी आप यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आप दोनों को आपकी शिमला ट्रिप के लिए बेस्ट ऑफ लक कह दूं, रोहित ने अपने ग्लासेस उतारते हुए कहा। ये सुनकर मीरा और मधु दोनों ही मुस्कुराने लगी। रोहित ने पूछा, आप दोनों ट्रेन से जा रही है या फिर प्लेन से? वैसे, मीरा ने तुरंत कहा, एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स तो कल ही निकल गए थे, बस हम दोनों ही रह गए हैं, इसलिए हम प्लेन से जा रहे हैं। ये सुनते ही मधु ने मीरा की ओर हैरानी से देखा पर वो कुछ कह पाती उसके पहले ही मीरा ने रोहित से कहा, रोहित जी हम खजराना गणेश मंदिर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए न। मधु को मीरा का रोहित से ये कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो मीरा को घूरने लगी। रोहित ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अरे यार, सब कुछ करने के लिए कहो पर ये मंदिर जाने वाला काम मेरी समझ से बाहर है, वहाँ मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए ही तो दादी माँ के साथ नहीं गया। इतना सुनते ही मीरा और मधु रोहित को हैरानी से देखने लगी। अब मुझे ऐसे मत देखो यार, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, और हम तो दोस्त हैं ना। तो तुम दोनों ने ये रोहित जी क्या लगा रखा है? रोहित कहो, रोहित ने दोनों से कहा। ये सुनते ही दोनों को हंसी आ गई। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो हमें तो जाने दीजिए रोहित, हमें देर हो रही है। रोहित मुस्कुराते हुए मधु की ओर बढ़ा और उसके पास आकर बोला, एक शर्त पर तुम दोनों जा सकती हो, अगर आज से तुम दोनों मुझे आपकी जगह तुम कहो और मुझे अपने दोस्तों में शामिल कर लो तो। वो तो हमने कल ही कर लिया था, वरना आपको हमारे साथ मंदिर चलने के लिए थोड़ी कहते। मीरा के इतना कहते ही रोहित ने उसे घूरा तो मीरा ने तुरंत कहा, सॉरी सॉरी तुम्हें। मधु मीरा को घूर रही थी तो उसका चेहरा देखकर मीरा ने रोहित से तुरंत कहा, अच्छा रोहित बाय, फिर मिलते हैं, हमें देर हो रही है। ठीक है, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके इतना कहते ही मधु ने भी रोहित को बाय कहा और मीरा का हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर बढ़ी। दोनों फिर से गाड़ी में बैठी। मीरा ने रोहित को उसकी गाड़ी सामने से हटाने का इशारा किया तो रोहित मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठा और उसने अपनी गाड़ी साइड में की। मीरा और मधु चले गए। उनके जाते ही रोहित मुस्कुराने लगा और गाड़ी में लगे आईने में खुद को देखकर बोला, ये तो कमाल हो गया, कुछ देर पहले तक इतनी बेचैनी थी और मधु को देखते ही वो बेचैनी अपने आप गायब हो गई। इतना कहकर रोहित मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। मीरा गाड़ी ड्राइव करते हुए बार बार मधु को देख रही थी, जो मधु गुस्से में चुपचाप बैठी थी। मीरा ने मधु की ओर देखकर कहा, मधु मैंने ट्रेन और बस में सच में ट्राई किया था यार, पर कंफर्म टिकट नहीं मिली और 1.5 दिन का सफ़र हम ट्रेन के लोकल डब्बे में कैसे कर सकते थे? हमें ठीक से सोने की तो क्या बैठने की भी जगह नहीं मिलती, और फिर हमारा आज ही निकलना भी जरूरी था क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1 हफ्ता ही है, इसलिए मैंने प्लेन के टिकट्स बुक कर लिए। आई नो कि तुझे मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर जब भी तेरे पास पैसे आ जाए तो अपने टिकट के पैसे दे देना, तेरी कसम मैं चुपचाप ले लूंगी, कोई ड्रामा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। पर हम प्लेन से जा रहे हैं, ये बात तू मुझे बता तो सकती थी ना, और रोहित को अपने साथ मंदिर चलने के लिए क्यों कहा तूने? तू जानती है न कि माँ को ये सब पसंद नहीं है, मधु ने गुस्से में पूछा। मीरा ने गाड़ी को दाएं मोड़ते हुए पूछा, मधु हम कल भी तो उसके साथ लंच के लिए गए थे ना? मधु ने तुरंत कहा, हाँ गए थे, पर कल उसकी दादी माँ हमारे साथ थी। आज अगर वो हमारे साथ मंदिर जाने के लिए मान जाता और ये बात माँ को पता चल गई होती तो तू अच्छे से जानती है कि माँ कैसे तू रिएक्ट करती। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बस खुश। अब तो अपना मूड ठीक कर, ऐसे मूड के साथ हम मंदिर जाएंगे। मीरा के इतना कहते ही मधु मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख मीरा भी मुस्कुराने लगी। इधर शालिनी खजराना गणेश मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी।
उसने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन खुद से कहा, हे गणपति बप्पा, आपको तो लोग विघ्नहर्ता कहते हैं, तो मेरे भी विघ्न हर लीजिए। मेरे बच्चे की खोई हुई मुस्कुराहट उसे लौटा दीजिए। कुछ भी करके इस शादी को रोक दीजिए, क्योंकि करण तो अपने दिल की खुद ही नहीं सुनता, तो वो किसी और से अपने दिल की बात कभी नहीं कह सकेगा। पर मैं जानती हूँ कि वो ये शादी नहीं करना चाहता। रिद्धिमा मेरे बेटे की दोस्त भले ही बन जाए, पर वो उसकी हमसफर कभी नहीं बन पाएगी। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर ये शादी हुई तो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, क्योंकि करण को समझना रिद्धिमा के बस की बात नहीं है। गणपति बप्पा, कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए जिससे मेरे बेटे की जिंदगी का एक बार फिर से तमाशा बनने से रुक जाए। अगर ये शादी हो गई तो मेरा करण ऐसे अंधेरों में चला जाएगा जहां से उसे वापस लाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। प्लीज बप्पा, एक ऐसी लड़की को मेरे करण की जिंदगी में भेज दीजिए जो उसकी जिंदगी बन जाए। प्लीज, एक माँ की विनती सुन लीजिए। शालिनी ने प्रार्थना करके जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसे मधु नजर आई, जो सामने बनी रेलिंग के उस पार भीड़ में भगवान के दर्शन के लिए अपने आगे वालों से कह रही थी, जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, बाकी लोगों को भी दर्शन करने हैं। अगर ऐसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोग कल तक लाइन में ही लगे रहेंगे। उसे देखकर शालिनी के उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मंदिर की परिक्रमा करने लगी। मधु और मीरा का नंबर आते ही दोनों ने पंडित जी को प्रसाद की टोकरी दी और हाथ जोड़कर Bhagavana se pre-Karain Laji, Pandita ne adha prasada Bhagavana ke thala mem dala ora baki ka tokari mem rakakara madhu ko dadia ora danam ko sindara ka tika lagaya, danam parikrama Karain Laji, Mandira ke pichki devara para salini manata ka sika lagan ki kazisa kara rahi ti para sika usa katha se chuta gaya para azes pahale ki sika zamana para garata madhu ne usa sik ko jukakara pakara lia ora salini ko dithu kaha sika agara zamana para jira jata anti tu apaki manata puri nahim hodi. Ye sunakara salini ne muscarate hu madhu se kaha thank you beta, madhu ora mira muscarate hu apana sika devara para sipakane laji. Madhu ne sika sipakate hu amka banda karake kaha plaja bhagavana, mir papa ko jaldi se thika kara digi ora mara ye projecta sabase besta ho isali mari madata kijiega, usak pasa kari salini us dekakara muskarane laji. Salini ne bi apana sika sipakate hu kaha mir baks ki muskana us lata digie bapa atana kahakara salini age bahrain laji para taba ha usaka sipakaya sika halane laga para vos sika garata usak pahale madhu ne. Apane angathi se us fira se sapaka dia, isa bara sika bahuda ki se sapaka gaya, ye dekakara salini bahuda kusawe, madhu ora mira unhem dekakara muskarate hu vaham se kali gai, salini unhem jate dekakara muskarane laji ora bully thank you beta. Thank you. Na Jane Kayam para tumhem dekakara dila ko bahuda sukuna sa mahasusawa. Velikama gesa hamare channel par nayi hi to subscribe and like comment share jarur care taki age ki story apalagam k bika apolloda karasaku.